हेलो एवरीवन, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं। बताना चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन क्लास 5 एनसीईआरटी नोट सीटेट एग्जाम पेपर 1 के लिए। वैसे भाई बंधु जो सीटेट एग्जाम पेपर देना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम लेके चलते हैं। आप लोग के कुछ वीडियो आप लोग के प्रोवाइड करा दिया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में। अब हम आपको पार्ट 4 के रूप में देने जा रहे हैं। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं। आपको 11 चैप्टर तक करा दिया गया। इसके बाद हम आपको 12 चैप्टर आज करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद सभी चैप्टर से हम रूबरू आप लोग के सामने होवेंगे। तो देखते हैं कि क्या है 12 चैप्टर। यहाँ पर देख सकते हैं विषय सूची लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत जितने भी चैप्टर दिया गया है सब बारी बारी से हम लोग चर्चा किए। तो हम आप लोग को ले चलते हैं 12 चैप्टर पर। क्या है यहाँ आप देख सकते हैं 11 आपका खत्म हो चुका, सुनीता अंतरिक्ष में। इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न हुआ था उन सभी प्रश्नों से हम रूबरू हो चुके। लेकिन आज हम बात करते हैं यहाँ 12 खत्म हो जाए तो, जो आपका 25 से 26 पेज में दिया गया है। आप देख सकते हैं आज हम 12 और 11, 12, 13, 14 इस तरह से हम सभी चैप्टर से हम बारी बारी से सब उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम सभी क्वेश्चन से हम रूबरू होंगे। आज सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आगे क्या है चैप्टर, उस पर हम लेके चलते हैं आपको। वहाँ आपका 11, 12 था, 11, 12, 13 यहाँ पर देख सकते हैं लगातार आपको चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। 13, इसके बाद 14, 15, ठीक है। तो हम आपको 15 तक ही कराएंगे आज, और इसके बाद जो बचेगा हम अगले वीडियो में देंगे। आप 4-5 वीडियो तक हम सब क्लियर आपको पूर्ण रूप से जो ईवीएस का पेपर है वो पूर्ण रूप से आपका वीडियो 5 तक हो जाएगा। जो 5 क्लास के जो ईवीएस है वो सभी पूर्ण हो जाएगा। 5 भाग में हम दे चुके हैं आप लोग को, 5 वीडियो करके दे दिए और आप लोग देखेंगे उसको अच्छा से। तो चलिए हम बात करते हैं आपको कि ले चलते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे बसेरा ऊंचाई पर जो 26 से 31 पेज में आपको दिया गया है। इसके बाद है 14 में जब धरती कांपी, यानी 31 से 32 पेज में दिया गया है। इसके बाद है उसी से ठंडा उसी से गर्म, जो 32 से 33 पेज में दिया गया है। तो आपको हम इस सभी जो चैप्टर हम बताए जो 15 तक, वहाँ तक हम सभी प्रश्नों से हम रूबरू होंगे। उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न बनेंगे जो आपको परीक्षा योग्य होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, उस सभी से हम बात करेंगे। सभी क्वेश्चन से रूबरू हम कराएंगे। अब एकदम परफेक्ट एकदम धुआंधार क्वेश्चंस है, आप लोग इसको देखना ना भूलें। अगर देखना भूल लेंगे तो फिर जिंदगी भर पछताएंगे। इस वजह से इस वीडियो को आप लोग देखें अच्छे से अच्छे, और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम लेकर चलते हैं बिना समय गंवाते हुए एक आपका 12 चैप्टर पर। 12 चैप्टर के अंतर्गत क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 चैप्टर खत्म हो जाए तो, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं हम सभी प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है। तो उत्तर हो जाएगा भारत के असम में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। इस सभी जगह भारत के अंतर्गत तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो आगे क्या क्वेश्चन है दूसरा नंबर पे हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जमीन के अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है ना। जमीन के अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। उत्तर हो जाएगा तेल के अलावे ना, तेल के अलावे कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, सोना मिलता है, बॉक्साइट मिलता है आदि, और कई चीज़ें भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है कि ज़मीन के अंदर तेल के अलावा क्या क्या मिलता है। तो तेल मिलता है, कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि सब बहुत सारे सामान मिलते हैं अंदर में भी। तो चलिए और आगे देखते हैं। तेल इस तरफ आपको है सन 2002 में ना, सन 2002 में 1 लीटर की कीमत लगभग क्या था, सन 2007 में 1 लीटर की कीमत क्या था।
यानी डीजल और पेट्रोल का कीमत बताया जा रहा है कि 2002 में डीजल पेट्रोल का कीमत कितना था और सन 2007 में डीजल पेट्रोल का कितना कीमत था। तो जैसे हमारे क्या है कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से डीजल पेट्रोल का कीमत भी बढ़ता जा रहा है ना। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जो तेल से संबंधित इससे भी क्वेश्चंस आया हुआ है। आप देखेंगे 11 यानी 2011 से जब से सीटेट एग्जाम लिया गया है तब से अभी तक आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको मिलेगा, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में कराया जा रहा है उसी के रिलेटेड से चुनिंदे क्वेश्चंस आप लोग के सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चंस में हम बात करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, आपको विषय पर लेकर चलते हैं और प्रश्न क्वेश्चंस कराते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चंस देखेंगे क्या है। तीसरा क्वेश्चंस में है, अगर लकड़ी या उपलों पर खाना पकाया जाए तो क्या परेशानी होती है ना। अगर लकड़ी या उपलों पर खाना पकाया जाए तो क्या परेशानी होगी। तो उत्तर हो जाएगा खांसी, सरदर्द, फेफड़े के कई ऐसे बीमारियां जो है आपको होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या है, आप लोग देख ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्या हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से आपको उज्ज्वल गैस योजना जो है से चलाया जा रहा है। तो वो क्या है, वो उनका दिया हुआ इसीलिए है ताकि जितने भी गांव शहर में जो कुछ परसेंट बचे हुए थे, जो बिल्कुल गोइठा या हम उपला को हम गोइठा भी कहते हैं, आपको देहाती भाषा में कह सकते हैं उसको, तो उस सब के माध्यम से खाना पकाया जाता था। इस वजह से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो क्या किए कि उज्ज्वला योजना चलाने का काम किया और सभी को घर घर जो है से गैस बंटवाने का काम किए इसी के कारण से। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, देश में सन 1976 से ना, देश में सन 1976 में 100% में से कितने प्रतिशत घरों में उपले और लकड़ी के इस्तेमाल होता था। उपला यानी गोईठा भी कहते हैं इसको, उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। तो उत्तर हो जाएगा 84%। 76 की बात कहा जा रहा है, 1976 में कितने परसेंट उपले और लकड़ी पर खाना पकाया जाता था, तो 84% पकाया जाता था। लेकिन इसके बाद आगे की ईस्वी में हम क्या बात करते हैं, देखते हैं कि आगे की ईस्वी में क्या होता है, कुछ बढ़ा या घटा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है 5 में, 1996 में 100% में कितने प्रतिशत घरों में बिजली का इस्तेमाल होता था, तो 5%। क्या है, 5% होता था, बिजली का 5% इस्तेमाल होता था, जो कि आज के दौर में हम कहें कि 95% आपको दिखने को मिलेगा कि हर घर में बिजली जो है सो आपको सब उपयोग कर रहे हैं और अच्छे से कोई भी वर्क करने का काम कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से आपको परसेंटेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आगे चलते हैं, अब 6 क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। 6 क्वेश्चंस में अगले पेज में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हम बात करते हैं, 5 में हम पीछे बात किए और 6 में देखते हैं कि 6 के अंतर्गत क्या क्वेश्चंस हैं। 1976 से 1996 तक एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल कितने प्रतिशत घरों में बढ़ गया, तो उत्तर हो जाएगा 80%। क्या है, 80% बढ़ गया। 1976 से 1996 तक एलपीजी और केरोसिन इस्तेमाल कितने प्रतिशत घरों में बढ़ गया, तो 80% घरों में बढ़ गया। अगला चलते हैं पार्ट नंबर 13 में, बसेरा ऊंचाइयों पर। पार्ट नंबर 13 कहता है बसेरा ऊंचाइयों पर, इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। हम सभी वीवीआई क्वेश्चंस इंपोर्टेंट, एक चुनिंदे, एक कहते हैं जूस की तरह आपका क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखें और परीक्षा में जो 15 में 15 नंबर के आते हैं और आप सब क्वेश्चंस करके आएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपको बनता है, वन में अंग्रेजी में लोनार का अर्थ क्या होता है ना। अंग्रेजी में लोनार का अर्थ क्या होता है, उत्तर हो जाएगा अकेले रहने वाला। अंग्रेजी में लोनर ना, यहाँ पे लोनर है,
लोनार नहीं होगा, लोनर होगा, ये सही है। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ क्या होता है? अकेला रहने वाला। इसके बाद चलेंगे अगला में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई तक की दूरी कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या बनता है इसके अंतर्गत। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं, मुंबई से दिल्ली आने के लिए किन किन राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। आप लोग एक काम करेंगे, इससे एक क्वेश्चन हर साल बनते हैं, तो आप भारत के नक्शा देखने के काम करेंगे। जो भी सी टेट के विद्यार्थी तैयारी करते होंगे वो क्या करेंगे कि एक नक्शा लेंगे और देखेंगे ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के लेह लद्दाख होते हुए कैसे कैसे कौन से राज्य गुजरा हुआ है, उसके हिसाब से अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, ताकि किसी भी तरह से परीक्षा में दिक्कत न हो। अगर हमको समय मिलेगा तो आप लोग को हम बना करके हम भी दे देंगे कभी वीडियो, एक दो तीन दिन में। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप क्या करेंगे, अपने से खुद घर में ला करके भारत के नक्शा को उसमें देख लेंगे कि कहाँ पे कौन से राज्य दिया हुआ है। आपको जब माइंड में सेट हो जाएगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से करके चले आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या बनता है इसके अंतर्गत? प्रश्न संख्या 4 में बनता है, लद्दाख में स्वागत को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। कोई अतिथि आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, स्वागत करने का काम करते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं वेलकम वेलकम वेलकम, और ऐसे हिंदी में बोलते हैं स्वागत स्वागत स्वागत। उसी तरह से लद्दाख, लेह लद्दाख के जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, जुल्ले जुल्ले जुल्ले। इस तरह से जुल्ले जुल्ले कह करके स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में क्या बनता है, ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? क्या है, ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 क्या बनता है, सर्वप्रथम भीड़ वाला कौन सा शहर है? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई ना। भीड़ वाला कौन सा शहर है? तो मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आपको लेके चलते हैं, पेज नंबर 26 समाप्त होता है, आपको पेज नंबर 27 पे लेके चलते हैं। 27 पेज नंबर पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम भी अब सभी प्रश्नों से हम रूबरू कराते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है, लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा लकड़ी के, पत्थर के, यानी मिट्टी और चूने से पुताई करके। लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो लकड़ी और पत्थर के, मिट्टी और चूने से पुताई करके वहां घर बनाया जाता है, लकड़ी और पत्थर के। ये आपका VVI क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको है, समझिए एक तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आया हुआ है, पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर आप लोग उठा करके देख लेंगे, एक क्वेश्चंस पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, लद्दाख की विशेषताएं क्या हैं? तो लद्दाख की विशेषताएं हो जाएगा, बर्फ से ढके पहाड़। क्या है, बर्फ से ढके पहाड़, ठंडा रेत, समतल सूखे रेगिस्तान, पेड़ों की कमी। यानी लेह लद्दाख जो है वहां पे ऐसे कहा जाता है कि सबसे कम बारिश कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होता है, क्योंकि वहां पेड़ की कमियां हैं। जहां पेड़ पौधे कम होते हैं वहां बारिश कम होते हैं, इसी वजह से लेह लद्दाख में बारिश कम होती है। तो बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडा रेत, बर्फ से ढके पहाड़, ठंडा रेत, समतल सूखे रेगिस्तान, पेड़ों की कमी कहाँ होते हैं? लेह लद्दाख में। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे क्या है? प्रश्न संख्या 9, लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर क्या क्या उपयोग होता है ना? लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर का क्या उपयोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा पशुओं के लिए। किसके लिए? पशुओं के लिए, या कुछ ऐसे वस्तु या सामग्रियां रखने के लिए होते हैं घर में, जो मुख्य रूप से रखने योग्य होते हैं, जो नीचे फ्लोर पे रखा जाता है, बाकी ऊपर रहने का काम किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे इस तरह से घर बना होता है, ऐसे यहाँ पर देखेंगे इस तरह से घर बना होता है, और ऊपर मंजिला पर अपने रहने का काम करते हैं, है ना। और नीचे जो होता है, नीचे में होता है पशु रखने के लिए, या कोई और ज़रूरतमंद सामान जो है सो रखने के लिए बनाया गया है, और ऊपर में अपना रखने के लिए, अपने रहने के लिए बनाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ठंड से बचने के लिए। किसके लिए? ठंड से बचने के लिए। आपका प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे, लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम में किया जाता है?
जैसे लेह लद्दाख में जो है से घर के प्रयोग का, जो घर होता है और घर से ऊपर जो छत छाया हुआ रहता है घर, उसके ऊपर किस काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो हम लोग बात करेंगे, उत्तर देखेंगे कि क्या है। तो धान सुखाने के लिए, मक्का सुखाने के लिए, सीताफल सुखाने के लिए, लाल मिर्च सुखाने के लिए, उपले सुखाने के लिए ना, ये सब आदि कार्य मैंने करने के लिए क्या किया जाता है, छत का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। लेह लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो धान सुखाने, मक्का सुखाने, सीताफल सुखाने, लाल मिर्चा सुखाने, उपले सुखाने ना, ये सब आदि के लिए क्या किया जाता है। तो चलिए आगे क्या है, नोट में कुछ बात करते हैं। नोट में दिया हुआ है लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। क्या है, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। क्या हो जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट हैं। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। इसके बाद है लद्दाख में गर्मी की तेज धूप में वो ठंड के दिनों के लिए फल सब्जियां सुखा लेते हैं। जैसे लेह लद्दाख में क्या होता है, जब गर्मी आग के मौसम आते हैं तो उस समय तेज धूप में कुछ ऐसे साग सब्जियां जो होते हैं सुखाने योग्य होते हैं, और जब ठंड के समय आता है तो उस समय जो गर्मी के मौसम में सुखाया हुआ फल रहता है उसको ठंड के दिनों में इस्तेमाल करते हैं और वही सब्जी बना करके खाने का काम करते हैं। अगला देखेंगे क्या है, सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते। सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते ना, सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते। तो चलिए आपको ये 27 पेज नंबर खत्म होता है, हम आपको 28 पेज में लेकर चलते हैं। 28 पेज में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उससे हम भी सभी क्वेश्चन और प्रश्न से आंसर से रूबरू कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में चांगथांग, क्या है, चांगथांग की ऊंचाई कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा 5000 मीटर, जम्मू कश्मीर में। चांगथांग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला कुछ देखेंगे, नोट में लिखा हुआ है, यह मैदानी सुनसान और पथरीला इलाका है ना, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे श्वास लेने में तकलीफ होता है, जिसके कारण सिर दर्द, कमजोरी होती है। यहाँ न कोई पेट्रोल पंप है और न कोई मैकेनिक। जैसे चांगथांग की बात है जो जम्मू कश्मीर में, यहाँ मैदानी सुनसान पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है जिसके कारण श्वास लेने में बहुत तकलीफ यानी परेशानी होता है, जिसके कारण शरीर में, पूरे बदन में सिर दर्द होता है, कमजोरी होने लगता है। यहाँ न कोई पेट्रोल पंप है और न कोई मैकेनिक। आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न पर क्या बनता है। 8वां प्रश्न कहता है चांगपा, क्या है, चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 5000 लोग होते हैं। चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं, 5000 लोग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 में क्या है, चांगपा के लोग कौन से पशु पालते हैं, तो उत्तर हो जाएगा भेड़ बकरियां। चांगपा के लोग कौन से पशु पालते हैं, तो भेड़ बकरियां पालते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 में, भेड़ बकरी से क्या प्राप्त होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, खाल प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। ये सब भेड़ बकरियों से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं, कुछ नोट में आपको दिया हुआ है, इससे हम प्रश्न से रूबरू होते हैं। देखते हैं यहाँ पे नोट में क्या है, भेड़ बकरियां ही चांगपा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्या है, भेड़ बकरियां ही चांगपा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इन लोगों के यहाँ जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियां होती हैं उतना ही अमीर परिवार माना जाता है। अगला क्या है, चांगपा लोग घुमंतु होते हैं, जिसको हम यायावर कहते हैं, जो एक जगह नहीं रह पाते हैं, कई जगह हो रहते हैं, उनका अस्थायी कोई जगह नहीं होता है। चांगपा लोग घुमंतु होते हैं। ये लोग केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़े और याक पर लाद कर, कितने घंटे में, 2.5 घंटे में ना, 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़े और याक पर लाद कर, घोड़े
और याक पर लादकर एक जगह से दूसरे जगह घूमने निकल जाते हैं। इनके टिकोने टेंटों को ना इनके टिकोने टेंटों को रोबो कहते हैं। याद कर लीजिएगा, चंगपा लोग घुमंतु होते हैं। जब ये घूमते हैं तो जो टेंट लगाते हैं उनके टिकोने टेंटों को क्या कहते हैं? रोबो कहते हैं। कभी अगर पूछ देगा आपको तो आपको बताना होगा क्या कहते हैं? रोबो कहते हैं। चंगपा लोग घुमंतु होते हैं। ये लोग केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़े और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरे जगह घूमने निकल जाते हैं। इनके टिकोने टेंटों को रोबो कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है आपका? 28 पेज नंबर खत्म होता है, आपको 29 पेज में ले चलते हैं। 29 पेज में क्या क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, चलिए बात करते हैं। चलिए इसमें भी कुछ पॉइंट हैं, आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, इनके हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगाते हैं। रोज सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। रोज सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। एक काम औरतों और जवान लड़कियां का रोज काम है। किनका है? औरत और जवान लड़कियों का रोज काम है। ये हर परिवार इनके हर परिवार अपने भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगाते हैं। रोज सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। एक काम औरतें और जवान लड़कियां रोज काम करते हैं। रोज का इनका काम है, औरत और जवान लड़कियां रोज का इनका काम है चराने ले जाना। तो चलिए आगे क्या है देखते हैं। याक के बालों की बुनाई करके चंगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत व गर्म होती है। याक के बालों की बुनाई करके चंगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत व गर्म होती है। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला टॉप पॉइंट, चंगपा टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। टेंट पट्टियों को जमीन 9 डंडियों के सहारे, यानी टेंट जो है, टेंट के पट्टियों को जमीन में 9 डंडियों के सहारे जमीन में क्या करते हैं? बांधते हैं। 9 डंडियों के सहारे क्या करते हैं? जमीन में बांध देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में क्या है? प्रश्न संख्या 10 में है, पत्थरों और चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा के लोग क्या कहते हैं? पत्थरों और चट्टानों से बने बकरियों के घर को पत्थरों और चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा के लोग क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा लेखा। क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में, पश्मीना शॉल, देखिए ये VVI क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पश्मीना शॉल के बारे में आप लोग याद कर लेंगे। पश्मीना शॉल किससे बनता है? तो उत्तर हो जाएगा भेड़ बकरी के बालों से बनता है। किससे? भेड़ बकरी के बालों से बनता है। अगला देखेंगे, पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। क्या है? पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, परंतु मोटा नहीं होता। क्या है? मोटा। 6 स्वेटरों को बराबर गर्मी देता है और बिल्कुल पतला होता है, और यह परंतु मोटा नहीं होता। पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, परंतु मोटा नहीं होता। अगला चलेंगे, देखते हैं। चांगथांग का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सी तक चला जाता है। इसके बाद है, सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, पश्मीना साधारण शाल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 250
घंटे का समय लगता है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करेंगे, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। पश्मीना साधारण शाल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे का समय लगता है। आगे लेके चलते हैं आपको 30 पेज में क्या है। 30 पेज कहता है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 12 में पश्मीना शॉल को किसके द्वारा बुना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा हाथों के द्वारा। पश्मीना शॉल को किसके द्वारा बुना जाता है, हाथों के द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 में है, डल झील में तैरते हुए घरों को क्या कहते हैं। डल झील में तैरते हुए घरों को क्या कहते हैं, शिकारे ना। ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ डल झील के अंदर तैरते हुए झील पाया जाता है, आप लोग बताएंगे। जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जिसको हाउस बोट के भी नाम से जानते हैं ना। हाउस बोट जो लंबा होता है, टूरिस्ट लोग बड़ा आनंद लेते हैं उस पर। तो चलिए आगे क्या है, श्रीनगर के घर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन से, इसको भी याद करेंगे। डल झील में तैरते हुए घरों को क्या कहते हैं, तो शिकारे। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीनगर के घर। हाउस बोट यह 80 फुट तक लंबे होते हैं। क्या बात है, हाउस बोट जो है 80 फुट तक लंबे होते हैं और इनकी बीच से चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। जैसे चौड़ाई इनका 8 से 9 फुट होती है और 80 फुट तक लंबे होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं डोंगा के बारे में। डोंगा क्या है, डोंगा बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डोंगा जो है बोट की तरह यानी नाव की तरह, क्या है, नाव की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील और झेलम नदी में होते हैं। इन डोंगों में कई परिवार और इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। डल झील ना, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील और झेलम नदी में होते हैं। डल झील कहाँ होते हैं, डल झील और झेलम नदी में होते हैं। इन डोंगों में कई परिवार और इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या है, लकड़ी की बनी सुंदर नक्शी, यानी नक्शी का मतलब डिजाइन होता है। नक्शी का मतलब क्या होता है, डिजाइन। लकड़ी की बनी सुंदर नक्शी यानी डिजाइन कहाँ दिखती है, तो उत्तर हो जाएगा हाउस बोट और बड़े घरों के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 में क्या है। प्रश्न संख्या 15, नक्शी एक खास डिजाइन यानी खत्म बंद है। नक्शी क्या है, एक खास डिजाइन यानी खत्म बंद है। नक्शी एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो कैसा दिखता है, तो उत्तर हो जाएगा जिंगसा पजल सा दिखता है। इसके बाद 16 प्रश्न में देखेंगे, जम्मू कश्मीर में घरें मिलती है। जम्मू कश्मीर में घरें मिलती है, उत्तर हो जाएगा सीमेंट के, ईंट के, कांच के और स्टील के। जम्मू कश्मीर में घरें कैसी मिलती हैं, तो सीमेंट के मिलता है, ईंट के मिलता है, कांच के मिलता है, स्टील के। सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के। इसके बाद अगला है कुछ नोट में, आप लोग इसमें देखेंगे, कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है ना। यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। कश्मीर के हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते खाना नहीं बनाते बल्कि दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। कहाँ से, दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। तो अगला पेज में लेके चलते हैं। अगला पेज में क्या है देखते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ की पुराने घरों की खासियत क्या है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। ये जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरे होती है। यहाँ के घर कैसा होता है, जालीदार होता है और खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती है। इन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें डब कहते हैं। यहाँ पुराने घरों की खासियत यह है कि पत्थर, ईंटा और लकड़ी। यहाँ पुराने घरों की खासियत यह है कि पत्थर, ईंटा
और लकड़ी को मिलाकर बनाना ना। वहाँ के जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर ईंट लकड़ी को मिला करके बनाया जाता है ना। घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर डिजाइनर मोहराब यानी ग्रिल बने होते हैं। आप देखे होंगे जो मेन दरवाजा होता है, तो मेन दरवाजा का जो गेट होता है, अगर इधर भी अगर देखा जाए तो लोहे के जो दरवाजा बनाया जाता है उसमें कई तरह के मेहराब बनाते हैं, फूल पत्ती लगाने का काम करते हैं और बड़ा देखने में खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। इस वजह से उसको क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं, जिसको ग्रिल पे लगा हुआ था, जिसको ग्रिल भी कहते हैं या मेहराब कहते हैं। तो यही जो होता है वहाँ के घर की खासियत होता है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। ए जालीदार खिड़कियाँ बाहर की ओर, आरे नहीं यहाँ ओर होगा, ओरे बाहर की ओर ना। ये जालीदार खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। यहाँ पुराने घरों की खासियत यह है कि पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाया जाता है ना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मोहराब यानी ग्रिल बने होते हैं। अगला लेके चलते हैं पार्ट नंबर 14 में। पार्ट नंबर 14 क्या कहता है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों से हम रूबरू होंगे। पार्ट नंबर 14 में जब धरती कांपी, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है कच्छ भुज अहमदाबाद में भूकंप कब आया था। उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 2001 को। कच्छ भुज अहमदाबाद में भूकंप कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। भूकंप के बारे में हम लोग जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप धरती के प्लेटों के दबाव ज्वालामुखी के फटने के कारण, धरती के प्लेटों के दबाव ज्वालामुखी के फटने के कारण धरती में कंपन, जिससे जान माल का काफी नुकसान होता है, उसे हम भूकंप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आर्किटेक्ट यानी वास्तुविद, क्या कहते हैं, वास्तुविद। आर्किटेक्ट वास्तुविद, घर तथा इमारतें बनाने के विशेषज्ञ। दूसरा प्रश्न है कच्छ कहाँ पर है, तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। तीसरा प्रश्न कच्छ गुजरात के भूकंप में मरने वालों की संख्या कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा लगभग 1000 और कई हजार घायल हुए थे। जब कच्छ में भूकंप आया था, गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था, तो मरने वालों की संख्या 1000 था और कई हजार घायल हुए थे। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में, अहमदाबाद शहर में भूकंप में कितनी इमारतें ढह गई, तो उत्तर हो जाएगा 150 इमारतें ढह गया था। कितना, 150 इमारत ढह गया था। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अगला प्रश्न में। भूकंप आने पर क्या करें, भूकंप आने पर क्या करें, कुछ देखेंगे यहाँ पे। मकान, दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाएं। दूसरा पॉइंट में देखेंगे, अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो, अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो और तुरंत उतर पाना मुमकिन है ना, मुमकिन न हो, अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो और तुरंत उतर पाना मुमकिन न हो, तो बिल्डिंग में मौजूद किसी मेज, ऊंची चौकी या बेड के नीचे छिप जाएं। अगर भूकंप आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आप बच सकते हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं पार्ट नंबर 15 पे। पार्ट 15 देखेंगे, उसी से ठंडा उसी से गर्म। पहला प्रश्न में देखेंगे, यह कहानी किसने लिखी, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी पूर्व राष्ट्रपति थे। उसी से ठंडा उसी से गर्म के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग के सामने हम सभी प्रश्न से हम रूबरू कराएंगे। तो पहला प्रश्न में है, यह कहानी किसने लिखी, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका डबल उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लेखक भी थे और राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे
वो लेखक भी थे और राष्ट्रपति भी थे, दोनों थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, मृदंग वाद यंत्र का रूप कैसा होता है? मृदंग वाद यंत्र का रूप कैसा होता है? दोनों मुंह पर पतला सा और बीच में उभरी हुई मोटे होते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, गिटार वाद्य यंत्र कैसे बनाया जाता है? तो तारों तथा प्लाईवुड से। गिटार वाद्य यंत्र कैसे बनाया जाता है? तारों तथा प्लाईवुड से। अगला 4 प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर दिल की धड़कन किस यंत्र से सुनते हैं? डॉक्टर लोग जो होते हैं दिल की धड़कन किस यंत्र से सुनते हैं? तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से, जिसको आला कहते हैं। आला के माध्यम से क्या करते हैं? डॉक्टर दिल की धड़कन को चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। डॉक्टर दिल की धड़कन किस यंत्र से सुनते हैं? तो स्टेथोस्कोप। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, आपको 33 पेज में लेके चलते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, सांस गर्म होती है। क्या है? सांस गर्म होती है और शीशा यानी चश्मा ठंडा। इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदे जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। जैसे आप देखे होंगे, जब गाड़ी कोई बस में चढ़ते होंगे, जब बारिश होती है तो क्या होता है कि जब बाहर से बारिश होती है तो अंदर में क्या होता है कि भाप टाइप पर जम जाता है शीशे पे और धुंधला टाइप पर दिखने लगता है। तो क्या करता है, जो ड्राइवर होता है उसको उस शीशे को पोंछने का काम करता है, तब जा कर के दिखाई देता है। तो उसी के बारे में कह रहा है। कभी आप देखे होंगे कि जो चश्मा होता है, चश्मा पे भाप लग जाता है, तो उस तरह से भी आपको दिखाई नहीं देता है। उसी के बारे में बोला है, सांस गर्म होती है, सांस के द्वारा सांस गर्म होती है, जिसके कारण शीशा यानी चश्मा ठंडा, शीशा यानी चश्मा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदे जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला बना देती है और इसमें कुछ नहीं है। अगला पॉइंट है कुछ, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। गर्म हवा जो होता है हल्की होकर ऊपर उठती है। ये आपका ईवीएस में पूछा गया है, ग्राफ बना करके आपको पूछेगा कि जब हवा चलता है, गर्म हवा चलेगा तो हल्की होकर के ऊपर उठती है। कैसे ऊपर उठती है? ग्राफ दे देगा 4 गो और उसमें से आपको पूछेगा क्वेश्चंस, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो वहीं ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वहीं ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। और आज का इतना ही, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग के सामने। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि कैसा वीडियो लगा, और आप लोग दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। और आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।